साल 1929 की बात है। ये वो समय था जब दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसी समय साइंटिस्ट्स ने एक नई एनर्जी खोज निकाली। ये खोज विज्ञान की दुनिया में एक क्रांति लेकर आई। ये एनर्जी एटम्स को तोड़ने से मिलती है। जब एटम्स टूटते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। इसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि इससे अनइमेजिनेबल एनर्जी पैदा होती है। इससे बहुत पावरफुल हथियार बन सकते हैं। ये हथियार इतने विनाशकारी हो सकते हैं कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका है। ये युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी युद्ध बनने वाला था। अमेरिका को डर है कि जर्मनी एटॉमिक बॉम्ब्स बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। इसी डर के चलते अमेरिका एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि जर्मनी से पहले एटॉमिक बॉम्ब बना लिया जाए। इस प्रोग्राम को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहते हैं। ये प्रोजेक्ट इतना गुप्त था कि बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते थे। इसका मकसद है कि जर्मनी से पहले एटॉमिक बॉम्ब बना लिया जाए। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स दिन रात काम करते हैं ताकि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स छुपे हुए जगहों पर इकट्ठा होते हैं। ये जगह इतनी गुप्त थीं कि वहां जाने की अनुमति बहुत कम लोगों को थी। वे सालों तक बिना रुके काम करते हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन की कोई सीमा नहीं थी। उन्हें बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है। इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है। हर दिन नए नए चैलेंजेस सामने आते हैं। मॉरल इम्प्लीकेशंस बहुत भारी है। साइंटिस्ट को समझ नहीं आता कि वे जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। इन मुश्किलों के बावजूद मैनहट्टन प्रोजेक्ट कामयाब होता है। उनकी मेहनत रंग लाती है और वे अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। वो 2 तरह के एटॉमिक बॉम्ब्स बना लेते हैं। ये बॉम्ब्स इतने शक्तिशाली थे कि उनकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। एक में यूरेनियम इस्तेमाल होता है, दूसरे में प्लूटोनियम। दोनों ही मटेरियल्स बहुत खतरनाक और शक्तिशाली थे। यूरेनियम वाले बॉम्ब को लिटिल बॉय कहते हैं। ये बॉम्ब इतना शक्तिशाली था कि इसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ये दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। हिरोशिमा पर गिराए जाने के बाद इस बॉम्ब ने अपनी ताकत का परिचय दिया और दुनिया को एक नए युग में प्रवेश कराया। लिटिल बॉय एक गन टाइप फिशन बॉम्ब है। यह बम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित किया गया था और इसका उपयोग हिरोशिमा पर किया गया था। इसमें यूरेनियम 235 इस्तेमाल होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ सामग्री है। यह यूरेनियम का एक रेयर आइसोटोप है। यूरेनियम के कई आइसोटोप्स होते हैं, लेकिन यूरेनियम 235 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। इनमें प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग होती है। उनमें प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग अलग। यूरेनियम 235 खास है क्योंकि यह आसानी से फिशन कर सकता है। जब कोई न्यूट्रॉन इससे टकराता है तो यूरेनियम का एटम टूट जाता है। इस प्रक्रिया को फिशन कहते हैं। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह एक बड़े विस्फोट का कारण बन सकती है। इससे और भी न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स और भी यूरेनियम 235 एटम से टकरा सकते हैं। ये न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम 235 एटम से टकरा सकते हैं। इस प्रक्रिया से और भी अधिक एनर्जी निकलती है। इससे चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये चेन रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा यूरेनियम 235 फिशन नहीं हो जाता। लिटिल बॉय को इस तरह बनाया गया है कि वो यूरेनियम 235 के 2 टुकड़ों को जोर से एक साथ लाए। ये एक बहुत ही जटिल और सटीक प्रक्रिया है। हर टुकड़ा क्रिटिकल मास से कम होता है। क्रिटिकल मास वह न्यूनतम मात्रा है जो चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए आवश्यक होती है। इसका मतलब है कि वो खुद से चेन रिएक्शन शुरू नहीं कर सकते जब तक कि दोनों टुकड़े एक साथ नहीं लाए जाते। जब दोनों टुकड़ों को एक साथ लाया जाता है तो वो क्रिटिकल मास से ज्यादा हो जाते हैं। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये चेन रिएक्शन बहुत तेजी से फैलती है और बहुत अधिक एनर्जी उत्पन्न करती है। बहुत बड़ा धमाका होता है। यह धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि यह पूरे शहर को नष्ट कर सकता है, जैसा कि हिरोशिमा में हुआ था। लिटिल बॉय एक बड़ा और शक्तिशाली हथियार है। यह 10 फीट लंबा है। इसका डायमीटर 28 इंच है। इसका वजन 9000 पाउंड से ज्यादा है। इस बॉम्ब में 64 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है। हालांकि एक्सप्लोजन में सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम का फिशन होता है, बाकी बिखर जाता है। लिटिल बॉय का डिजाइन बहुत सिंपल है। यह असल में एक बंदूक की नली है।
यूरेनियम 235 का एक टुकड़ा गोली की तरह काम करता है, दूसरा टुकड़ा निशाने की तरह। कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल गोली को निशाने पर दागने के लिए किया जाता है। 6 अगस्त 1945 एक B-29 बॉम्बर टिनियन आइलैंड से उड़ान भरता है। बॉम्बर का नाम इनोला गेई है। इसका मिशन है लिटिल बॉय को हिरोशिमा जापान पर गिराना। हिरोशिमा एक बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है। ये एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री पोर्ट भी है। अमेरिका इसे निशाना बनाता है। लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 8:15 पर लिटिल बॉय को गिरा दिया जाता है। ये 43 सेकंड तक गिरता है, फिर ये शहर से 1900 फीट ऊपर फट जाता है। Section 5. Hiroshima, a city forever changed. The city of Hiroshima, once a bustling hub of life and culture, was forever altered on that fateful day in 1945. ये एक्सप्लोजन 15,000 टन TNT के बराबर है। इस विस्फोट ने एक विशाल मशरूम के बादल को जन्म दिया जो आसमान में ऊंचा उठता गया। इससे एक अंधेरी करने वाली रोशनी चमकती है। ये रोशनी इतनी तीव्र थी कि कई मील दूर तक दिखाई दी। एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजती है। इस आवाज ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। आग का एक बहुत बड़ा गोला शहर के बीचों बीच फैल जाता है। यह आग का गोला इतनी तेजी से फैला कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। इमारतें भाप बन जाती हैं। ठोस संरचनाएं भी इस भयंकर गर्मी के सामने टिक नहीं पाईं। लोग पल भर में जलकर राख हो जाते हैं। मानवता के लिए यह एक भयानक दृश्य था। गर्मी से कंक्रीट और स्टील पिघल जाते हैं। यह गर्मी इतनी तीव्र थी कि उसने हर चीज को पिघला दिया। एक शॉकवेव तेजी से फैलती है। ये शॉकवेव इतनी शक्तिशाली थी कि उसने हर चीज को अपने रास्ते में नष्ट कर दिया। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। इसने शहर को मलबे के ढेर में बदल दिया। ब्लास्ट रेडियस 2 मील चौड़ा है। इस क्षेत्र में कुछ भी सुरक्षित नहीं था। इस रेडियस के अंदर लगभग सब कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि मजबूत इमारतें भी इस विनाश से नहीं बच पाईं। ब्लास्ट रेडियस के बाहर भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इस विस्फोट ने शहर के बाहरी इलाकों को भी बुरी तरह प्रभावित किया। सेक्शन 6 द शैडो ऑफ द मशरूम क्लाउड। हजारों लोग पल भर में मारे जाते हैं। आने वाले दिनों और हफ्तों में और भी बहुत से लोग मर जाते हैं। वे जलने, रेडिएशन सिकनेस और चोटों से मरते हैं। बॉम्बिंग के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कैंसर के मामले बहुत बियाराश जाते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट्स पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। साइकोलॉजिकल स्कार्स बहुत गहरे होते हैं। एटॉमिक बॉम्ब की विनाशकारी शक्ति से दुनिया हैरान है। हिरोशिमा की बॉम्बिंग मानव इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। सेक्शन 7 अ वर्ल्ड अवेकन्स टू द न्यूक्लियर एज। हिरोशिमा की बॉम्बिंग दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करती है। एटम की अपार शक्ति अब थियोरेटिकल नहीं रही। यह एक भयानक नई सच्चाई है। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब्स के इस्तेमाल से जापान सरेंडर कर देता है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। हालांकि एक नया युग शुरू होता है, एटॉमिक एज। सेक्शन 8 द मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स इंड्यूरिंग लेगेसी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक मिले जुले लेगेसी को पीछे छोड़ता है। इसने वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने में मदद की, लेकिन इसने न्यूक्लियर थ्रेट्स के एक नए युग की शुरुआत भी की। प्रोजेक्ट की साइंटिफिक डिस्कवरीज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इनसे मेडिसिन, एनर्जी और दूसरे फील्ड्स में तरक्की हुई है। हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट ने मानवता पर एक लंबा साया डाल दिया है। सेक्शन 9 द मॉरल इंपेरेटिव अ फ्यूचर फ्री फ्रॉम फियर। हिरोशिमा की बॉम्बिंग बहुत गंभीर मॉरल क्वेश्चंस खड़े करती है। क्या इतने विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल कभी भी जायज है? वॉरफेयर में साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? ये क्वेश्चंस आज भी हमें परेशान करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हजारों न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये हथियार हमारे ग्रह को कई बार तबाह करने की ताकत रखते हैं। अतीत से सीखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें न्यूक्लियर वॉर के खतरे से मुक्त भविष्य के लिए काम करना चाहिए। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक मॉरल इंपेरेटिव है। सेक्शन 10 रिमेंबरिंग हिरोशिमा अ कॉल फॉर पीस। हिरोशिमा की बॉम्बिंग युद्ध की भयावहता की एक कड़वी याद दिलाती है। ये न्यूक्लियर वेपन्स की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण है। हमें हिरोशिमा और नागासाकी के पीड़ितों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी पीड़ा पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। आइए हम शांति के लिए काम करके उनकी याद का सम्मान करें। आइए हम एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करें जहां न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल फिर कभी न हो।